गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। गुरुओं, आपसे सादर निवेदन है कि मेरा भी कोई जीवन होगा। मैं इंतज़ार क्वेश्चन का करता हूं और बहुत लेट आता है। शादियों का समय है और मैं इसी में उलझ के रह जाता हूं। तो थोड़ा क्वेश्चन तो जल्दी भेज दिया कीजिए। व्हाट्सएप ही तो करना है या मेल, ताकि मैं पहले से देख लेता हूं। कई लोगों से बात नहीं होती है, फिर एक मॉडल आंसर भी जहां ज़रूरत होता है बताना होता है, तो इसका ध्यान थोड़ा रखिएगा। आज 3 लोगों के डेटा हैं। पहले मैथ वाले हैं। प्रेजेंट स्कूल की तुलना में पहले का स्कूल आपका कैसा था? बट नेचुरल है, बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। देखने में तो बड़ा सिंपल है कि ये क्वेश्चन ही बता रहा है कि प्रेजेंट स्कूल की तुलना में। अब क्या करेंगे, मारे जाएंगे आप। अगर प्रेजेंट स्कूल बेटर है तो उसका वो हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कंपेयर जहाँ है, एक ही सरकार है, एक ही व्यवस्था है, तो उसमें बेटर फिर आप खेल जाइए समाज के ऊपर कि प्रेजेंट स्कूल मेरा बहुत अच्छी जगह ज्योग्राफिकली है। जैसे हम रोहिणी में रहते हैं तो सेक्टर 9 का स्कूल है या 8 का स्कूल है, या तो वहाँ का जो परिवेश है, जो लोग हैं, जो जेंट्री है, वो बहुत सतर्क है। फर्क इतना था कि पीछे बुराड़ी के किसी गांव में संत नगर में था, तो वहाँ सामाजिक रूप से शिक्षा के प्रति लोग चैतन्य कम थे। दे आर नॉट सो अवेयर कंपेयर टू एनी अदर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या कॉलोनी। तो इस ढंग से करके अपने स्कूल का कभी भी सवाल ही नहीं है। अब इन्होंने बोल दिया कि ये प्रिंसिपल मुझे बहुत अच्छे हैं, बड़ा ये है, कंपेयर हो गया आदमी का, तो बचना है। खैर, ठीक ही किया वैसे इंस्टेंटली। आप अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं। आप अपनी कक्षा में सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का SLT यानी सोशल लर्निंग थ्योरी का उपयोग कैसे करते हैं, इन्होंने बताया। लेकिन अगर इसमें बता देते थोड़े मेरे परिश्रम के भी पसीने को उसमें डालते, तो इंटरव्यू को आप लूट के आ सकते थे। ये तो सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है शिक्षण, यानी B.Ed में चला गया आपके, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से B.Ed हैं, तो फटा बिना समय बिताए हुए है तो 2-3 नाम, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट का, वो अल्फ्रेड बंडूरा का है। तो अल्फ्रेड बंडूरा को आप इंट्रोड्यूस कर देते। कई बार मैंने क्लासों में बताया है कि 4 लोग तो शिक्षा में साइकोलॉजिकल एंगल से तो इंडिस्पेंसेबल है। स्वयं जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड भी हैं, हालांकि उनकी थ्योरी कई जगह करती है, और अंत में सिगमंड फ्रायड ने कह ही दिया था कि जी पियाजे से मैं पूरा प्रसन्नचित्त हूँ। और B.F. स्किनर वो बड़ा महत्व रखते हैं। और बंडूरा और अभी गए हैं 2 साल पहले पेंडेमिक में 21 में ही ये गुजरे हैं। बहुत पूरे वर्ल्ड के मैगजीन में हेडलाइन बना था, शायद 2021 या 22 के स्टार्टिंग में गए होंगे, बहुत 95-96 ईयर के। चूँकि बार बार मैं नोम चॉम्स्की को देखता रहता हूँ कि इन्हीं दोनों में कंपटीशन था, तो उसका बोलते, और उन्होंने जो पूरा एक टीचर यूज कर सकता है, ऐसे आपने बताया ठीक ही है कि ये क्लास मैनेजमेंट जो बंडूरा की ही बात है, अलग से कुछ नहीं है, या क्लैरिफिकेशन बच्चों को देना, या आंतरिक प्रेरणा, या पीयर लर्निंग, और मल्टी मोडल लर्निंग, तो है ये बंडूरा का। अगर नाम ले लेते तो थोड़ा अच्छा रहता, लेकिन चलिए कुछ नहीं, इन्होंने ठीक ही बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सोशल लर्निंग का, कि क्लास को आप कैसे मैनेज करते हैं। अगर क्लास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके कब्जे में है, और उसके लिए समहाउ आपको डिप्लोमेटिक होना होगा, बगैर डिप्लोमेटिक होते हुए क्लास को मैनेज करने में दिक्कत है। मान लिया कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी तारीफ आप हर बार पढ़ने वाला का ही करें तो गलत है ना। उसकी कभी ड्रेस की
साफ सफाई की, उसके हेयर स्टाइल की, अगर वो जूता पहने हुए तो उसके शूज प्रॉपर लेसेस बंधे हैं कि नहीं, मतलब किसी चीज़ का कर सकते हैं, उसके बैग का, उसके बैठने के तरीका का। तो अगर क्लास में पहले ज़माने में होता था कि टीचर निकला क्लास में पूरा मछली बाजार, आज भी यही है, हम लोग भी यही करते थे, वो जितने उठा पटक उछल कूद फिर आए तो शांत एकदम हो गए, तो वो आपको ठग रहा है। उस शांति में अगर उनकी तारीफ से 5-10 का मतलब डेली रोटेट करके तारीफ करके करें तो बहुत अच्छा कक्षा का प्रबंधन हो सकता है। और छात्र को ध्यान आकर्षित करने के लिए बीच बीच में कि कोई इधर उधर तो नहीं हो रहा है, गप्पे तो नहीं कर रहा है, मतलब आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिसको आप कहते हैं संकेतों से, इशारों से, आँखों से, अंगुली से, तो चलता है। उसके बाद मोटिवेशन और पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग बंडूरा से ही लिया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में है, कि पीयर लर्निंग को डे टू डे पूरा वर्ल्ड बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर रही है। और एक बहुत बड़ा कारण है कि पीयर लर्निंग खासकर मेडिकल एजुकेशन पूरा पीयर लर्निंग पे है। एक सीनियर और जूनियर को इतना ध्यान देता है, एक एक चीज़, एक एक नोट्स, IITs में, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ खासकर बोर्डिंग फैसिलिटी है, तो एक साथ 7, 8, 9 साल सीनियर रहते हैं एक कैंपस में। अब कोई फर्स्ट ईयर MBBS में है, कोई वहाँ MD कर रहा है, कोई MCS DM कर रहा है, तो कितना बड़ा एक पूरा जनरेशन ही पलता बढ़ता है। तो वहाँ देखा गया कि बहुत अच्छा पीयर, तो कोशिश किया गया कि डे 1 से पीयर लर्निंग को लाया जाए। और बंडूरा का तो इस पर काम ही है, जो डॉल थ्योरी इन्होंने दिया था वो क्या है कि अलग अलग एटमॉस्फेयर के बच्चे डॉल के साथ अलग अलग रिएक्शन करते हैं। आज जो इसी आया है एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन, तो वो डॉल थ्योरी वहाँ पे बहुत काम करेगा। और डॉल थ्योरी से आप असेसमेंट कर सकते हैं, 36 शायद मेल और 36 फीमेल को 72 के ग्रुप बना के फिर उसमें 12 का अलग अलग बिहेवियर सिचुएशन में रख के उसके रिएक्शन को डॉल के साथ देखा गया। खैर, तो ये अच्छा मल्टी मॉडल लर्निंग खासकर आज के ज़माने में ये तो आपको भूलना ही नहीं है किसी को भी, कि अभी जो शिक्षा जिस रास्ते में चल पड़ी है, ब्लेंडेड लर्निंग जिसको आप कहते हैं या अप्रोच कहते हैं, तो वो क्या है कि जितने रिसोर्सेज हैं उसका यूज करना, तो और उसका दायरा उसमें पूरा आपने पढ़ाया ही है 2 साल तक, 1.5 साल 2 साल पेंडेमिक में आपने पूरा एक नए टेक्नोलॉजी से सब काम को कराया है, तो इसको तो कहना ही है। ठीक है, ये बंडूरा से नहीं डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएगा, लेकिन उस समय में भी वो मल्टी लर्निंग की बात करते थे। आपका प्रशिक्षण कक्षा में कितना, हाँ, आपकी ट्रेनिंग कितना काम आ रहा है आज आपको कक्षा प्रबंधन में या स्कूल में जो आपने B.Ed किया है। उन्होंने कहा कि वही ट्रेनिंग पूरा काम आ रहा है, जिससे कि हम स्टेक होल्डर को समझते हैं और चीज़ों को डिलीवर करते हैं, जिसको कुल मिला के हम पेडागॉगी कहते हैं, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में B.Ed एजुकेशन पे क्या कहा गया, तो इन्होंने बताया कि 1 ईयर भी है, 2 ईयर भी है और 4 ईयर भी है। धीरे धीरे 2030 तक 4 ईयर पे शिफ्ट करना सोच रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है, उस पर कुछ बोलते ये नहीं है। अब 4 साल का ग्रेजुएशन विथ रिसर्च करेगा और B.Ed करेगा तो 1 साल में ही उसको देना पड़ेगा। अब आगे अगर कंपलसरी करते हैं तो अभी इस पर पूरा क्लियरिटी नहीं है, अभी सारे मॉड्यूल में चल रहा है, मतलब। लेकिन 1 ईयर इमीडिएटली रुक गया है, अब वो 4 साल वाला आएगा जब ग्रेजुएशन करके देखा जाएगा। 2 ईयर्स चल रहा है 3 ईयर ग्रेजुएशन के लिए, और +2 करके भी 4 ईयर का चालू हो गया है बहुत जगह। मैथ का आइडियल स्टूडेंट के गुण क्या हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मैथ का आइडियल स्टूडेंट मेरी नज़रों में वही होगा जो इंस्टेंटली कोई भी सवाल दिया गया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बता दे। वही, चूँकि मैथ के एंगल से वो आइडियल होना चाहिए। हमारे साथ था,
आज तक हम लोग नहीं भूल पाए कि बोर्ड पे टीचर लिखता था किसी भी क्लास का सवाल और लड़का 10th में था और जवाब दे देता था, टॉप भी किया और आगे भी सिविल सर्वेंट भी बना, आगे भी टॉप किया। तो आइडियल का मतलब अपने सब्जेक्ट में कि बिना हिचक के और बिना प्रॉब्लम के किसी को सॉल्व कर दे, वो बिना हिचके रुके। इन्होंने कहा कि जो सब होमवर्क अच्छे से करके लाता है, अच्छे से सवाल का जवाब देता है, अच्छी, तो ठीक है आपका एंगल। मैथ क्लास की कॉमन प्रॉब्लम क्या है? तो बेसिकली 12 लेवल पे मैथ क्लास में कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा चूँकि ज़्यादा मैं मैथ पे पढ़ा दिया तो ये थोड़ा फोबिया की ओर चले गए, लेकिन इनको इंटरव्यू अपने पक्ष तक ही रखना चाहिए। सारे पीजीटी मैथ ध्यान रखना, 11-12 में मैथ कौन लेता है? जिसकी कहीं ना कहीं समहाउ उसके पास हॉबी होती है, और प्राइवेट स्कूल में तो देता भी नहीं है सबको मैथ। तो एक तरह से स्क्रीनिंग हो के बच्चे हमारे पास आते हैं। तो क्या ज़रूरत है इतना लंबा चौड़ा? हाँ, टीजीटी के लिए फोबिया है, ये है। अब फोबिया तो पूछ नहीं रहा है, अगर फोबिया पूछे तब ना आप बताएंगे फोबिया क्या है। कॉमन मतलब आपके क्लास का, तो बोलते हैं कॉमन हमारे यहाँ है कि थोड़ा सा बच्चे लापरवाही कर जाते हैं, छोटे छोटे एरर्स, कॉमन एरर्स, ह्यूमन एरर्स जो कह लें वो दिखता है। तो इंटरव्यू के सवाल को समझिए कि कितने कम दायरे में उसको हमको रखना है। उसको बहुत बड़ा अगर फील्ड दे देंगे तो दौड़ा के मार देगा। तो अपना क्लास कॉमन प्रॉब्लम क्या है, और उसमें आपको नहीं जाना टीजीटी वाले चीज़ में। हाँ, अगर आप टीजीटी हैं तो फिर आपका कॉमन प्रॉब्लम थोड़ा लंबा होगा, तब आप थोड़ा, चूँकि वहाँ पर बाई चॉइस मैथ नहीं है, वहाँ पे अभी कंपलसरी है, आगे बाई चॉइस हो जाएगा। तो बाई चॉइस जो चीज़ नहीं है तो उसमें तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनका मन नहीं लगेगा, किसी का हिस्ट्री में नहीं लगेगा। जो हर सब्जेक्ट का कॉमन प्रॉब्लम एक ही है कि उस सब्जेक्ट से वो फैमिलियर नहीं हो पा रहा है, उसको डाइजेस्ट ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम हिस्ट्री में भी है, ज्योग्राफी में भी है, साइंस में भी है। मैथ आइडियल स्टूडेंट को हॉबी गार्डनिंग, इसका इन्वायरमेंट से क्या रिश्ता है, पर्यावरण से? तो आपकी कहीं ना कहीं हम सब ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारा धर्म है कि उसके पैदावार को बढ़ाएं, कम से कम अपने खाते का तो बढ़ा दें। तो सबसे बड़ा ये रोल है कि हम अपने खाते का ऑक्सीजन तो उपजा दें, और पॉजिटिविटी और सब चीज़ तो है ही, पर्यावरण से ही है कि हम अपने खाते का ऑक्सीजन का उत्पादन कर देते हैं। दूसरा कॉमर्स वाले हैं। आजकल कॉमर्स एजुकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, क्यों? बट नेचुरल है कि देश का जो सबसे टॉपर का एडमिशन कॉमर्स में ही होता है, और वो 12 में ही, जैसे आईआईटी किसी का सपना होता है तो एसआरसीसी जाना सपना है, पोद्दार कॉलेज बॉम्बे जाना सपना है, रेवेन्सा उड़ीसा जाना सपना है, प्रेसिडेंसी कोलकाता जाना सपना है। तो चूँकि जितने ट्रेड एंड कॉमर्स लिबरेशन के बाद बढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी वाले को सपोर्ट करने के लिए कॉमर्स चाहिए। बिना कॉमर्स के चीज़ों को नहीं संभाला जा सकता है। तो इन्होंने अच्छा जवाब दिया। इन्होंने कहा कि हर जगह कॉमर्स है। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कॉमर्स एजुकेशन के लिए क्या प्रावधान है? तो ये थोड़ा साइलेंट हो गए, लेकिन बोला जा सकता था कि कॉमर्स एजुकेशन अब एक ये नहीं है कि जो चाहेगा उसे ही मिलेगा, मतलब उसमें स्क्रीनिंग हो जाएगी। अब कॉमर्स कोई भी पढ़ सकता है, सोशल साइंस के साथ भी वो कॉमर्स पढ़ सकता है, एक सब्जेक्ट ले सकता है, साइंस के साथ भी ले सकता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी सिलेबस होने से कॉमर्स में अब वो रिजिडिटी नहीं रहेगी। कैसे घुमा के पूछते हैं, अच्छा क्वेश्चन। आपका प्रिय छात्र कैसा है? बहुत अच्छा बताया। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके क्वालिटी को देखना चाहता था और लगे हाथ इनसे पूछ लिया आपके एचओएस का व्यवहार कैसा है। तो ये दोनों क्वेश्चन मिलके आपके पर्सनालिटी का एनालिसिस हो गया। दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन क्या है? उन्होंने बताया जो तमाम आप लोग बताते हैं। हालांकि इस इंटरव्यू बोर्ड की एक खासियत मैंने देखा है, दे आर नॉट सो हैप्पी विद द दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल एंड मॉडल। अब बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं रहते हैं, इसलिए आप भी इस बोर्ड के मिजाज को समझते हुए चलेंगे।
आपके बच्चों के पास आपका फ़ोन नंबर है? यदि कोई डाउट के लिए फ़ोन करता है तो कैसे आप रिस्पॉन्स करते हैं? इन्होंने कहा है और डाउट क्लियर करता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि 9:30 तक आप हमसे 9 बजे तक पूछें, चूँकि मैं भी आराम करूँ, सो जाऊँ, जल्दी करूँ और बच्चा भी सो जाए, तो दोनों पक्ष मेरा पूरा होता है। ये 2 हैं। एक अभी मनीष जी बता रहे हैं कि अब देखिए यही दिक्कत है गुरु, अभी अब इन्होंने एक भेजा है, कितना शॉर्ट भेजा है। अरे भाई कुमार साहब ऐसा क्यों किए? इट वॉज फॉर अराउंड 20 to 25 मिनट्स, जनरल क्वेश्चन अबाउट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, अप्राइजल ऑफ स्टाफ, स्कूल बजट, एकेडमिक ऑडिट, ड्रॉप आउट रेट, आइडियल टाइम टेबल। तो इनका भी कॉमन मिजाज का रहा, डिटेल इन्होंने बताया नहीं, तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ही आ रहा है। तो ये 3 केस स्टडी, आप इनका सब्जेक्ट भी इन्होंने नहीं लिखा है तो मैं बता सकूं। बस सर यही आग्रह है कि थोड़ा डिटेल भेज दीजिए कि आपके भाई बंधुओं को थोड़ा सोचने का मौका मिले। फैसला तो आपका हो गया और आपके फैसले से इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, चूँकि रिटन भी है, केवल इंटरव्यू से नहीं है, इसलिए जितना लोग जानेंगे क्वेश्चन से वो अच्छा होगा। वाइस प्रिंसिपल वाले, आप लोगों का स्टडी मटेरियल डलना शुरू हो गया है और एडमिशन लीजिए बहुत जल्दी। आपका इंटरव्यू भी, आपको भी कॉल आने वाला है, इसलिए मत सोचिएगा उस समय 11th आवर में आप इंटरव्यू में एकदम से 2 दिन के अंदर बहुत भीड़ हो गई, वैसा मत कीजिए, ताकि अभी से ही मुझे प्लान करने में फ़ायदा हो। जय हिंद।